इस हॉल में उपस्थित भाई बहन, बड़े बुजुर्ग और इस मंच पे उपस्थित अलग अलग सेक्टर्स में ट्रेड यूनियन, सिविल सोसाइटीज़, अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स को लीड कर रहे हमारे सभी साथियों को नमन। फ्रेंड्स, आई एम सॉरी आई कैन नॉट स्पीक इन बांग्ला, तो मैं हिंदी में बात करूंगा तो ठीक रहेगा ना? ठीक है, थैंक यू। दोस्तों, हम एक ही बात करना चाहते हैं अपनी पूरी बातचीत का। मुझे लगता है जब समापन होगा तो आप शायद देख पाएंगे कि इस पूरी बात का निचोड़ एक है, वो ये कि हम सब जितनी भी बातें कर रहे हैं अलग अलग, हम सब दरअसल एक ही बात कर रहे हैं। और सिर्फ इसी कार्यक्रम में नहीं, हम जैसे लोग अलग अलग कार्यक्रमों में, अलग अलग जगहों पे जहां जाते हैं, अलग अलग आंदोलनों में, प्रदर्शनों में, इस वक्त ब्रॉडली स्पीकिंग एक ही लड़ाई है। दो तरह के लोगों के बीच लड़ाई है। एक देश बेचने वाले लोग हैं और दूसरे देश बचाने वाले लोग हैं। पब्लिक सेक्टर्स को प्राइवेटाइज करने की बात हो, किसानों के लिए जो कृषि कानून लाया गया, जो 3 कानून लाए गए जिसके खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन हुआ, श्रमिकों के लिए जो लेबर लॉज अमेंड करने की लगातार और कोशिश हो रही है और अमेंडमेंट हो भी रहा है, बेरोजगार युवाओं के लिए अग्निपथ जैसी योजना, और उसके तो कई सारे डिटेल्स और भी कई चीजें, ये सब दरअसल एक ही बेसिक नेचर है जिसका अलग अलग सेक्टर्स में मैनिफेस्टेशन या रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। वो ये है कि इस वक्त हमारे देश की सत्ता जिनके हाथ में है, वो इस देश को बेचना चाहते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए हम लोगों के मन में। और देश बेचने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई कागज होगा जिस पर लिखा होगा कि ये इंडिया है, ये किसी को दे दिया, किसी ने साइन किया और इंडिया किसी और को मिल गया। देश बेचने का मतलब ही यही है कि आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बेचेंगे, उसको बेचने के लिए एक पब्लिक आर्गुमेंट बिल्ड करेंगे जिसका लॉजिक से कोई संबंध नहीं रहेगा। वो पब्लिक आर्गुमेंट ऐसे बिल्ड करेंगे कि ऐसे ऐसे लोगों को बड़े बड़े लोन्स दिलवाएंगे, फिर वो विलफुल डिफॉल्टर्स बनेंगे, और लाखों करोड़ जब पब्लिक सेक्टर बैंक्स का लेकर जब वो विदेश में बैठ जाएंगे, तो फिर आप रीकैपिटलाइजेशन और बाकी चीजों के नाम पे कहेंगे कि इन बैंकों को चलाने के लिए देखिए कितना पैसा देना पड़ता है। बैंकों में आप रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, 3-3 आदमी का काम एक आदमी करेगा, और फिर बाद में कहेंगे कि देखिए सर्विस नहीं मिलता है। वहां देखिए प्राइवेट सेक्टर के बैंक में कितना सर्विस मिलता है। ये जो तरह तरह का आर्गुमेंट बिल्ड किया जाता है अलग अलग ढंग से, जिसका सोर्स वही है जो इन बैंकों को बेचना चाहते हैं। तो सिर्फ बैंक ही नहीं, ये जो मैंने बात कही कि देश बेचने वाले और देश बचाने वालों के बीच में असली संघर्ष है, आप सबको मैं नमन करना चाहता हूं कि आप लोग इस ऐतिहासिक मौके पे इस देश के देश बचाने वालों की तरफ खड़े हैं। ये देश, ये इतिहास आप सबको, हम सबको याद करेगा आज जो भी इसमें योगदान दे रहा है। साथियों, अभी कल परसों हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ी सुंदर बातें कही हैं बैंक कर्मियों के लिए, खूब तारीफ की है, और तारीफ सार ये था कि खूब गर्व किया है। बार बार ये कहा कि बहुत गर्व है उनको, बहुत गर्व है उनको, बहुत गर्व है उनको। अब ये गर्व जो है ना, बड़ा मजेदार चीज है। मतलब सरकार जब कुछ ना करे तो गर्व करना बहुत आसान हो जाता है। आप बैंकों में भर्ती ना करिए, आप इनके वर्क लाइफ बैलेंस का बेड़ा गर्क कर दीजिए, परिवार तबाह हो जाए बैंकरों का, और उसके बाद आके एक दिन प्रधानमंत्री जी कह दे कि हमें बहुत गर्व है आप लोगों के ऊपर। जो चाहिए वो मिलेगा नहीं, आप मांगेंगे तो सुनेंगे नहीं। वो तो चलिए, सौम्या दा, संजय दा हैं, आप लोगों ने 2 साल पहले इतनी बड़ी मुहिम शुरू कर दी
कि एक बिल था जो बिल्कुल टेबल होने को तैयार था संसद में। बहुत कम ऐसा होता है कि एजेंडा में आ जाए और पार्लियामेंट में टेबल ना हो, और उसको आप लोगों ने रोक दिया था। यहां से यात्रा किया था, जंतर मंतर पे बड़ा प्रदर्शन किया था, पूरा पब्लिक ओपिनियन बिल्ड किया था कि क्यों बैंकों को बेचना खतरनाक है। लेकिन देखिए, इंपॉर्टेंट ये है, जो मैं कह रहा था कि एक ही बात आपसे करना चाहता हूं मैं, वो ये कि हम सबको समझना पड़ेगा कि गलत सिर्फ उस दिन नहीं हो रहा है जिस दिन तलवार अपनी गर्दन पे लटके। ये बात हम लोग समझ जाएंगे अगर, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि बैंककर्मी कितने होंगे जिन्होंने अग्निपथ जैसी स्कीम का विरोध किया होगा, यूथ अनएम्प्लॉयड कितने होंगे जो प्राइवेटाइजेशन जैसी चीज का विरोध करते होंगे, कितने ऐसे यूथ होंगे जो फार्म लॉज जो ड्रैकोनियन आ रहे थे उसका विरोध किए होंगे। मैं तो कह रहा हूं कि बैंकों के अंदर में जब यह समझ में आ जाए कि दो बैंक है और वो दो में हमारा बैंक नहीं है, तो सारा वहीं से मूड चेंज हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? हो सकता है कि ये थोड़ा अनकंफर्टेबल हो कुछ लोगों के लिए सुनने में, लेकिन हम लोगों को अनकंफर्टेबल बातें भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि इस सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया है अपनी नीति, और इसी सरकार ने नहीं, चरित्र बन गया है सत्ता का। पता नहीं कल को क्या हो, ये हट के कोई और आ जाए तो वो पता नहीं कुछ अच्छा करेंगे, या अभी सिर्फ लग रहा है कि वो अच्छा करेंगे, सत्ता में आने के बाद वो भी ऐसे हो जाए। तो जो बात हम लोगों को समझनी है कि जब जब जहां जहां इस तरह के हमको स्ट्रीक्स दिखे, इस तरह के हमको फिनोमिना दिखे जहां पे कि देश बेचने की तैयारी हो रही है, वहां पे हम सब को पूरी ताकत के साथ एकजुट हो जाना पड़ेगा। और पूरी ताकत के साथ एकजुटता का मतलब यह नहीं कि सिर्फ बैंकर्स एकजुट हो जाएं प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, यूथ एकजुट हो जाएं एम्प्लॉयमेंट के लिए, सिर्फ किसान एकजुट हो जाएं फार्म लॉज के लिए, नहीं। हम सब इस दौर में पूरी तरह से अवेयर रहें कि वो कौन कौन सी नीति है जो जन विरोधी है, जिसका इंपैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सब के ऊपर पड़ने वाला है, और हम सब पूरी तरह से सजग रहे। उस दिन का इंतजार न करें जिस दिन तलवार अपने गर्दन पे पहुंच जाए और उसके बाद कोई और बोलने वाला ना रहे। दोस्तों, इसी सिद्धांत को समझते हुए हम लोगों ने जब कई आंदोलनों के बाद युवा हल्ला बोल आंदोलन के साथियों को हमने कहा कि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ युवा हल्ला बोल बेरोजगारी के खिलाफ देश भर में काम कर रहा है, और कई ऐसे संगठन हैं, कई आंदोलन हैं। और ये बात मैं पहले दिन से अपने साथियों को कहता रहा हूं कि हम सब के लिए कई बार जो है ना, अपना फोरम, अपना बैनर, ये जो सेक्टेरियनिज्म है वो लार्जर कॉज को नुकसान पहुंचा देता है। और हमने ये तय कर रखा था कि युवा हल्ला बोल को एक स्पेशल पर्पस व्हीकल की तरह इस्तेमाल करेंगे। जिस दिन इसको नष्ट करना रहेगा, ध्वस्त करना रहेगा, उस कॉज के लिए, जिस कॉज के लिए इसका निर्माण हुआ था, उस दिन कर देंगे। तो हम लोगों ने 113 ऐसे अलग अलग संगठनों के जो लीडरशिप थे वो सब मिलजुल कर एकजुट हुए और एक संयुक्त युवा मोर्चा बना। लेकिन संयुक्त युवा मोर्चा में जब चर्चा हुई तो वहां पे सिर्फ ये नौकरियों की बात, रोजगार की बात नहीं हुई, वहां पे बैंक निजीकरण की भी बात हुई। और वहां पे मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं, मुझे ऐसा ये लगता है कि इस विषय पर इस वक्त संभावना है कि इस देश में आजाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन हो सकता है। वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं सोसाइटी में, देश में, जिसके आधार पे हो सकता है। अगर नहीं होता है तो हम जैसे लोगों का फेलियर होगा। और उसके आधार पे हमने एक भारत रोजगार संहिता तैयार किया। भारत रोजगार संहिता क्यों? क्योंकि हमको सरकार से भरोसा चाहिए, भरोसा चाहिए कि वो गंभीर है इस तरह के विषयों पे। वही भरोसा जो है वो है भारत रोजगार संहिता, भरोसा। और उस भरोसा के 4 बिंदु हैं। पहला, हमने ये कहा कि कम से कम हमारे देश में जो लोग मिनिमम वेज पे काम करने को तैयार हैं, उनको तो अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर जाने की जरूरत ना पड़े। हम बिहार के रहने वाले हैं, हमारे जिले से हजारों लाखों की संख्या में ऐसे लोग होंगे
जो सैकड़ों किलोमीटर दूर कलकत्ता आते होंगे, हैदराबाद जाते होंगे 1000 किलोमीटर दूर, अहमदाबाद जाते होंगे, और वो अपने गांव से, अपने शहर से हजारों किलोमीटर दूर जाके पता है क्या करते हैं? सुबह जाके लेबर चौक पे खड़े होते हैं ना। अब कोई नौकरी करनी है भाई, लाखों की सैलरी है, तो आप देश के किसी कोने में, क्या विदेश भी जाइए, बहुत खुशी की बात है। लेकिन इस देश में ठेला चलाने के लिए, बोझा ढोने के लिए इस देश के नागरिकों को हजारों किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इससे बड़ी शर्म की बात इस देश के सरकारों के लिए क्या हो सकती है? तो हमने कहा कि कम से कम जो मिनिमम वेज पे काम करने को तैयार है, हर कोई तो नहीं होगा तैयार, जो चाहता है काम करना, उसको तो आप अपने पंचायत में, अपने वार्ड में रोजगार की गारंटी दो। ये पहली बात। दूसरी बात, हमने कहा कि इस देश में पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, स्टेट और सेंटर का मिला के लगभग 1 करोड़ पोजीशंस हैं, पोस्ट्स हैं, जो सैंक्शनड है लेकिन वेकेंट है। आप समझिए 1 करोड़, मैं स्टेट्स और सेंटर की मिला के बात कर रहा हूं। ये सैंक्शनड स्ट्रेंथ जो होता है, जो आपके बैंकों में भी होगा, सैंक्शनड स्ट्रेंथ इतना है, काम इतना कर रहे हैं, वो हर जगह है। किसी रेलवे स्टेशन पे सैंक्शनड स्ट्रेंथ स्टेशन मास्टर का 15 है, काम 7 कर रहे हैं 15 का। तो ये जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है, उसमें से वैकेंसी है 1 करोड़। मतलब इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है सरकार को, कोई ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंट वाइज एडवर्टीजमेंट निकालना है और टाइम बाउंड रिक्रूटमेंट करना है बस आपको। अगर सरकारें चाह ले तो अगले 24 घंटे में 1 करोड़ परिवारों का भला हो सकता है, 1 करोड़ परिवारों का। यह कम बड़ी बात है, लेकिन नहीं चाहती है सरकार। इसके लिए भी तरह तरह का आर्गुमेंट गढ़ा जाता है। जैसे बैंक निजीकरण के लिए गढ़ा जाता है, वैसे इसके लिए गढ़ा जाता है कि पैसा कहां से आएगा इतना। और हम लोग ही आपस में कभी बार चिंतित हो जाते हैं कि इतना पैसा कहां से आएगा। तो मतलब पैसे की चिंता कब होती है? हमारे देश में सरकारों में बैठे लोगों को और कुछ प्रो सरकार लोगों को पैसे की चिंता तभी होती है जब नौकरी देने की बात आए, पेंशन देने की बात आए। पैसे की चिंता उस दिन नहीं होती है जब कॉर्पोरेट टैक्स को 5% रिड्यूस कर दिया जाता है। पैसे की चिंता उस दिन नहीं होती है जब विलफुल डिफॉल्टर्स के लिए कॉम्प्रोमाइज डील बनाया जाता है। कमाल का देश है, कॉम्प्रोमाइज डील सरकार बना रही है विलफुल डिफॉल्टर्स के लिए, फ्रॉड्स के लिए सरकार समझौता कर रही है। मतलब कॉम्प्रोमाइज, दिस इज नॉट अ टर्म गिवन बाय मी, सरकार कह रही है कि हम कॉम्प्रोमाइज डील कर रहे हैं। किस बात की मजबूत सरकार भाई? आप फ्रॉड से और भगोड़ों के साथ समझौता कर रहे हैं और आप खुद को मजबूत भी कहते हैं, शेर भी कहते हैं, संसद में खड़े होकर के एक अकेला चीखते रहते हैं। आपके पीछे 300 सांसद हैं, वो तो पता नहीं क्या इंसान है ही नहीं, एक अकेला। भाई ये बहुत, आप समझिए, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, दुनिया के जितने बड़े से बड़े तानाशाह हुए उन सब के अंदर इसी तरह का फिनोमिना रहा है। संसद के अंदर जिस दिन खड़े होकर प्रधानमंत्री जी कह रहे थे अपना सीना ठोकते हुए कि एक अकेला, तो उस दिन पीछे से 303 लोगों को बाहर निकल जाना चाहिए था चुपचाप कि रहो अकेले। लेकिन हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का प्रेसिडेंशियल भी नहीं बनाया गया है, मजाक बना दिया गया है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ना, वहां पे भी कैंडिडेट्स के बीच डिबेट होता है और ऐसे कोई एक अकेला प्रेसिडेंट भी नहीं बोलता है। यहां पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जहां आप अपने एमपी को चुन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर, यू आर नॉट इलेक्टिंग योर प्राइम मिनिस्टर, वो तो संसद इलेक्ट कर रहा है, वहां पे कोई ऐसे बोल सकता है। तो हम लोगों को रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि वेयर हैव वी गॉन रॉन्ग, कि ये सब हो रहा है और ये सब नॉर्मल है और हम लोगों को दिक्कत ही नहीं हो रही है इससे। तो दूसरी बात हमने कही कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो 1 करोड़ जॉब्स हैं उनको टाइम बाउंड ढंग से भरा जाए। तीसरी बात, जो कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन है रैम्पेंट ढंग से,
हम ये कह रहे हैं कि कोई सीजनल नेचर का काम है, उसको भैया आप ठेका पे देते हैं, फिर भी एक किसी की बात समझ में आ सकती है। पेरेनियल नेचर का काम है, साल भर टीचर को पढ़ाना है, उसको भी ठेके पे दे दिया। अब तो मतलब नेशनल सिक्योरिटी को ठेके पे दे दिया, अग्निपथ। और अब तो कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन का एक्सट्रीम वर्जन है गिग इकोनॉमी, जिसके बारे में इंद्रजीत जी बात करेंगे आपसे शायद। मतलब कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन का भी एक्सट्रीम, मतलब वो ओला वाला आपसे जब ओके करता है और फिर आप जब पेमेंट करते हैं उतने देर का ही उसका कॉन्ट्रैक्ट है ओला के साथ। ऐसे चल रहा है देश। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन बंद हो। और चौथी और आखिरी बात उस भरोसा का है कि ये जो नीति है कि मुनाफे का निजीकरण हो रहा है, घाटे का राष्ट्रीयकरण हो रहा है। निजीकरण नहीं हो रहा है, ये मत बोलिए कि देश में निजीकरण हो रहा है। जहां जहां पे नुकसान है, केजी बेसिन डूबता है, ओएनजीसी का पैसा लगता है, यस बैंक डूबता है, एसबीआई का पैसा लगता है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन डूबता है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का पैसा लगता है। जहां जहां घाटा वहां आपका पैसा लगेगा, जहां जहां फायदा है, पब्लिक सेक्टर बैंक फायदे में है, इसका होगा निजीकरण। कोल सेक्टर फायदे में है, टेलीकॉम सेक्टर फायदे में है, एयरपोर्ट्स, ब्रिजेस, पोर्ट्स, ये सब फायदे में है, ये सबका निजीकरण होगा। निजीकरण भी होगा तो सबके पास नहीं जाएगा, सारे कॉर्पोरेट्स के पास 2-4 लोग हैं जिनका पैसा फिर इलेक्टोरल बॉन्ड में आएगा, इससे इनकी पॉलिटिक्स चलेगी। ये कहानी है जो हमको गांव गांव में, देश भर में सबको बताने की जरूरत है कि ये देश इस वक्त चल कैसे रहा। इन 4 बिंदुओं को लेकर एक व्यापक एकता बनाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों से बस यही अपील है, और क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, कई और लोग हैं जिनको हम सबको सुनना है, बस ये अपील है कि हम सब ये स्पष्ट रूप से समझ जाए कि जब तक हम एक दूसरे के संघर्षों में हाथ नहीं बटाएंगे, साथ नहीं खड़े होंगे, तब तक हम कोई लड़ाई नहीं जीत सकते। क्योंकि जो सत्ता में बैठा है वो चाहता है आपको अलग रखना। जिस दिन आप किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े हो जाएंगे, उस दिन वो कहेंगे आपको कि आप कौन सी खेती करते हैं बताइए, कहते हैं ना। और जिस दिन आप अग्निपथ का विरोध कर देंगे तो आपको कहेंगे आपको कौन सा आर्मी में जाना है, एडमिट कार्ड दिखाइए आप। और हम जैसे लोग निजीकरण का विरोध कहेंगे तो बोलेंगे कि आप कौन से बैंकर हैं, आप किस बात का निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। और इस आर्गुमेंट को लोगों को लगता है कि ठीक है भाई, वैलिड बात है, ये क्यों निजीकरण का विरोध कर रहा है, लोगों को भी ऐसा लगता है। हमको यही इस बात को नॉर्मलाइज करना है कि इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने के लिए कोई लोकस स्टैंडाई की जरूरत नहीं होती है। इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। इसको याद रखना है हम लोगों को। और इस देश के नौजवानों, महिला, किसान, श्रमिक, कर्मचारी सब अगर एकजुट हो गए तो किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारे साथ अन्याय कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच।